अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद आमिर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 5 का एक और लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने और पढ़ने से पहले हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। इस इनर्शिया को हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 में आपने डिस्कस किया था और 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। इनर्शिया क्या होता है बेटा? इनर्शिया ये प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की। जी ये क्या प्रॉपर्टी है? ये बेटा अपोजिशन प्रोवाइड करती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो चाहती है रेस्ट में रहूं, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो चाहती है मैं यूनिफॉर्म मोशन में रहूं। ये जो खासियत है, ये प्रॉपर्टी है कि चीज मेंटेन करना चाहती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। इसे हम इनर्शिया कहते हैं। ये तो लीनियर मोशन में ये इफेक्ट, ये प्रॉपर्टी जब डिस्कस करते हैं हम लोग, इसको सिंपल इनर्शिया कहते हैं। लेकिन यही इफेक्ट, यही प्रॉपर्टी जब हम एंगुलर मोशन में डिस्कस करेंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। इसका नाम बन जाएगा। वही प्रॉपर्टी है, वही इफेक्ट है लीनियर मोशन में, जस्ट इसको इनर्शिया कहेंगे। और ये डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर? मास पे। लेकिन अगर हम एंगुलर मोशन में बात करेंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको हम लोग सिंपली रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेटा ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के खिलाफ अपोजिशन प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? कि कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी चाहती है मैं रेस्ट में रहूं, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी चाहती है मैं यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करूं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या एक और डिफाइन करें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass of the body or perpendicular distance between axis of rotation and mass of the object। इसका मतलब क्या हुआ? जो सेकंड डेफिनेशन है, देखिए बेटा असल में इसका फार्मूला की बात करूं, बेटा फार्मूला हमारे पास है इसका I is equal to mr स्केल। मतलब ये प्रोडक्ट है mass of the object और स्केल ऑफ द रेडियस का। अच्छा, अब इसको जो हमने लिखा है कि perpendicular distance from axis of rotation, it is the product of mass of the object and perpendicular distance from axis of rotation। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो रोटेट कर रही है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बेटा वो यहाँ पर ऐसे होता है, एक्स ऐसे होता है, या आउटवर्ड या इनवर्ड। लेट्स सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर की तरफ है। अगर एक्सिस रोटेशन बाहर की तरफ है तो जो हमारे पास ये जो फासला है मास ऑफ द जो ऑब्जेक्ट मौजूद है और जो ये जो एक्सिस रोटेशन है, इसके दरमियान जो फासला है परपेंडिकुलर है, इसको हम कहते हैं रेडियस भी कह सकते हैं। तो वो हमने जो टेक्स्ट बुक में लिखा, जो अभी आपको डेफिनेशन में लिखा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप रेडियस भी कहते हैं। I is equal to mr scale। Yeah, what is moment of inertia? It is the product of mass of the object and scale of the radius। ठीक है, सिंपली आप ये भी कर सकते हैं। इसको हम आगे चलकर प्रूव भी करते हैं। अच्छा, इसका जो यूनिट बनेगा बेटा हमारे पास मास क्या होता है बेटा जी? किलोग्राम। ठीक है, और रेडियस क्या होता है बेटा? मीटर। स्केल तो किलोग्राम मीटर स्केल। ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बन गया। और इसका अगर आप डायमेंशन निकाल लें, किलोग्राम के लिए मास कैपिटल M और M के लिए क्या आ जाएगा? मीटर के लिए लेंथ L स्केल। M L स्केल इसका क्या बन गया? डायमेंशन बन गया। याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर इसकी वजाहत करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक रॉड है। ये एक रॉड है बेटा, रॉड के साथ एक मास M अटैच है जो कि एक सर्कल में रोटेट कर रही है। ये रॉड का एक एंड जो है वो एक पॉइंट O पे है, वो फिक्स है। ये रॉड इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रही है। रॉड जो है ये सब समझ लें, फर्ज कर लेते हैं फ्रिक्शनलेस भी है और वेटलेस भी है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है इसको हम लिख सकते हैं F is equal to me। अब ये जो A है इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है
A इज इक्वल टू होता है आर अल्फा के बराबर, यहाँ पुट करते हैं F इज इक्वल टू M इनटू आर अल्फा, ये बन जाएगा M, F इज इक्वल टू M आर अल्फा। अब एक और स्टेप करना है, हम बोथ साइड r को मल्टीप्लाई करते हैं, f के साथ r मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी r मल्टीप्लाई करते हैं, m r पहले से मौजूद है, एक आपने मल्टीप्लाई करना है तो m r स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब ये जो r f आया है, ये r f अगर आपको याद हो तो बेटा ये टॉर्क का फार्मूला है, r f टॉर्क बन जाएगा, और बेटा ये हमारे पास जो m r स्क्वायर है इसको आप i लिख सकते हैं, m r स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है, जिसको हमने क्या कहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा, और ये अल्फा आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 के हैं, इसे इक्वेशन आप 2 के। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखें जो हमारे पास फोर्स है बेटा, फोर्स को यहाँ पे रिप्लेस किसने किया, टॉर्क ने किया। मतलब जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम एंगुलर मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है। और अगर आप चेक करें कि जो ए था लीनियर एक्सेलरेशन, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हमने किससे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन से, और जो यहाँ पर मैस जो है, जो इफेक्ट मैस शो करता है लीनियर मोशन में, वो इफेक्ट कौन शो करता है, आई जो है, जिसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा, आई को रिप्लेस किया मैस से, और आई जो था वो बराबर था किसके बेटा, एम आर स्क्वायर। अब क्या समझ आया आपको, क्योंकि जो लीनियर मोशन होती है उसमें जो अपोजिशन है या जो हमारे पास इनर्शिया है या जो रेजिस्टेंस है वो मैस की वजह से होती है, इसीलिए लीनियर मोशन में हम मैस को भी इनर्शिया कहते हैं। लेकिन जब एंगुलर मोशन में आएंगे तो जो अपोजिशन होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, वो मैस की वजह से भी होगी और रेडियस की वजह से भी होगी, और अगर हम दोनों की बात करें रेडियस की वजह से ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात जो हमारे पास है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब सबसे पहले हमें समझना है कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है बेटा जिस पर आप फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने से उसके पार्टिकल्स के दरमियान में कोई डिस्टेंस में चेंज ना आए। सादा अल्फाज में एक सख्त बॉडी, ठोस बॉडी जो फोर्स लगाने से टूटे नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और वो इर्रेगुलर शेप की है, इस तरह से एक रिजिड बॉडी है वो इर्रेगुलर शेप से है, उसको हमने एक पॉइंट O पे फिक्स करके उसको हमने रोटेट करना है। अब ये जो रिजिड बॉडी है बेटा, ये बहुत सारे मैसेज से बनी हुई है। इसका एक मैस यहाँ पर M1 है, इस M1 का जो रेडियस है R1 है, एक और बेटा मैस हमारे पास यहाँ मौजूद है M2। ये मैस इसके हैं, रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, उन पार्टिकल के मैसेज हैं M1 M2, और इसका रेडियस क्या लगेगा R2। सिमिलरली यहाँ पर आप एक और फर्क कर ले बेटा, मैस क्या M3 है और उसका रेडियस क्या हो जाएगा R3। तो ये बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है। लेट कर लेते हैं बेटा पार्टिकल के मैसेज M1 है पहले पार्टिकल का मैस, दूसरे का बेटा क्या है M2 अप टू सो ऑन, और लास्ट का जो मैस है वो क्या है Mn। पहले का जो मैंने बताया आपको, जो रेडियस मैंने कहा वो R1 है, सेकंड का रेडियस बेटा क्या है R2 है अप टू सो ऑन, और लास्ट का रेडियस क्या होगा Rn हो जाएगा। अब अगर हम इसकी वजह से टॉर्क की बात करूं तो जो पहला पार्टिकल था जिसका मैस M1 था, उसका टॉर्क हो जाएगा टॉर्क 1 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला आया था Rf, अगर आप यहाँ से देखें Rf की जगह पे टॉर्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा, इसको यहाँ यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा। तो पहले मैस का जो टॉर्क आएगा वो आएगा m1 R1 का स्क्वायर और अल्फा 1। अगर आप दूसरे मैथ की बात करें तो टॉर्क आएगा वो आएगा टॉर्क 2 इज इक्वल टू m2 R2 स्क्वायर एंड अल्फा 2। इस तरह तमाम करते जाएं अप टू सो ऑन, तो टॉर्क n आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा mn Rn का स्क्वायर अल्फा n। अगर हम टोटल टॉर्क की बात करें तो टोटल टॉर्क जो हमारे पास आएगा, जाहिर बात है आप लोगों को तमाम टॉर्क्स को सम करना पड़ेगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस टॉर्क n तक हमारे पास। अब जो टॉर्क की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, टॉर्क 1 हमारे पास क्या था m1 R1 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m2 R2 स्क्वायर अल्फा 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn Rn का स्क्वायर और अल्फा n।
ध्यान रखिएगा बेटा, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है, इसके तमाम पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक जैसा रहता है, मतलब अल्फा 1 बराबर होगा, अल्फा 2 बराबर होगा, अल्फा 3, सारे एक्सप्रेशन बराबर होंगे, अल्फा n सबको हम लोग एक ही नाम दे देते हैं क्योंकि तमाम पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर एंड अल्फा। और अगर आप देखें सब में कॉमन क्या है, अल्फा, अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर, और अल्फा आपने कॉमन ले लिया। हम आपको बता चुके हैं, चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं, जब सेम क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और हम क्या यूज करते हैं, समेशन का साइन यूज करते हैं। समेशन i = 1 से लेकर n तक m i r i का स्क्वायर, ये आपने ये जो आपकी ब्रैकेट में क्वांटिटीज थी m r स्क्वायर उनको सम कर दिया और अल्फा आपका बाद में मौजूद है। तो टॉर्क बराबर आपके पास आ जाएगा क्या, ये जो हमारे पास m r स्क्वायर ये i के बराबर है, तो मतलब इस पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है और ये अल्फा। टॉर्क = I अल्फा, आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है बेटा टॉर्क = I अल्फा, अगर आप लोग कंपेयर करें F = ma से, तो टॉर्क की जगह पर क्या आएगा बेटा, फोर्स, I की जगह पर क्या आएगा, m, और अल्फा की जगह पर क्या आएगा, a। हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये कहलाती है रोटेशनल एनालॉग ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा ये आपका टॉपिक मुकम्मल हुआ, इसको तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है।